वेलकम टू सच होंगे सपने। हम रोज खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो डब्बों में पैक होकर आते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि ये डब्बों में पैक खाना बनाया कैसे जाता है और इन्हें कौन बनाता है? तो आज हम फूड सेक्टर, बेवरेज सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे। ये सेक्टर काफी बड़ा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में फूड और बेवरेज पांचवा सबसे बड़ा सेक्टर है। भारत में लगभग 130 करोड़ लोग हैं और सन 2019 से लेकर सन 2020 तक 30 से 35 लाख करोड़ फूड और बेवरेज का कंजम्पशन हम भारतीयों ने किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर का एक्सपेंस और इस सेक्टर का सेटअप हमारे देश में कितना बड़ा होगा। तो आज इस फूड और बेवरेज सेक्टर के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संकेत श्रीकांत, और हम संकेत से ही सुनेंगे कि वो क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं संकेत के पास। हाय संकेत, वेलकम टू सच होंगे सपने। आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए प्लीज। थैंक यू पारुल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको हेड आई को और यूएनडीपी को बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। I run a company called Volume Up. Volume Up एक टेक प्लेटफॉर्म है जो स्पेक कैपेसिटीज लिस्ट करता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। We list spec capacities within existing restaurants, cloud kitchens, cafeterias, food factories, institutional kitchens to help generate incremental revenue for these spec capacity owners, and while helping cloud kitchen and packaged food brands to scale up with negligible OPEX and CAPEX. मैं फूड इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ। हमने 6 मिलियन प्लस फ्रोजन एंड फ्रेश फूड मील्स बेचे हैं। हम इवेंट्स में एक्सेल करते हैं। हमने 2000 प्लस B2B और B2C इवेंट्स किए हैं 14 सिटीज में पिछले कुछ सालों में। और मैंने टाई मुंबई के साथ टाई फूड नेटवर्क भी को क्रिएट किया है, जो हमने आइडली ये पैंडेमिक के दौरान बनाया था। We've reached out to 29,000 plus food entrepreneurs organically. Some of the eminent food personalities have come to our e-webinars, and I'm a core team lead at that. And and apart from being a full-time entrepreneur, we love helping fellow entrepreneurs validate their ideas, solve their issues, and raise funds. थैंक यू सो मच संकेत, आपने अपने बारे में हमें बताया। तो संकेत, मेरा पहला सवाल जो आपसे है और जो हमारे यूथ जानना चाहेंगे कि ये फूड और बेवरेज सेक्टर है क्या? मेरे हिसाब से तो फूड एंड बेवरेज सेक्टर वो है जिसके लिए इंडिया pretty much जीता है। आई थिंक हम मोस्ट इंडियंस live to eat rather than eat to live, as they say. फूड एंड बेवरेज सेक्टर मेरे हिसाब से लोगों को लगता है खाली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री है, बट इट इज मच मोर देन दैट। फूड एंड बेवरेज सेक्टर actually begins from actually farming, agriculture. आजकल एग्री टेक की बहुत बात हो रही है, going on to retail, restaurants, catering, corporate catering. उसमें allied services का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि फूड पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, और फाइनली फिर एंड कंज्यूमर आता है। मतलब ये हम बातें करते हैं कि एंड कंज्यूमर को, काफी एंड कंज्यूमर्स हमें कहते हैं कि आपका शायद आप बटाटा बना तो 3 रुपए में बनाते हो, आप हमें 15 रुपए में क्यों बेचते हो? एंड कंज्यूमर से, फार्म से लेके एंड कंज्यूमर के बीच में कुछ 13 से 14 टच पॉइंट्स होते हैं जो क्रॉस करके वो कंज्यूमर के पास जाता है। मेरे हिसाब से तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इज वे बिगर देन व्हाट इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। थैंक यू सो मच संकेत। तो एक्चुअली फूड इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज सेक्टर में न सिर्फ रेस्टोरेंट और कैफेज हैं, बल्कि और बहुत सारा कुछ है। तो संकेत, क्या आप हमें इसमें जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं?
सो जैसे मैंने आपको कहा कि फूड एंड बेवरेज में पहला सेक्टर आता है एग्रीकल्चर, विच इज फार्मिंग। उसमें आजकल इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, काफी नई टेक्नोलॉजीज आए हैं, एग्री काफी सारे एग्रीटेक कंपनीज आ गए हैं which are helping farmers to optimize their produce. फिर आता है विद इन फूड प्रोसेसिंग आता है। फूड प्रोसेसिंग में फूड फैक्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशनल किचन्स है। वो आपको आपका खाना बल्क में बना के देते हैं, उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं वे थ्रू वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्लास्ट फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग, रीटॉट, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा। फिर फूड पैकेजिंग कंपनीज आती है। पहले हमें खाली प्लास्टिक पैकेजिंग पता था, आजकल बहुत सारे सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रैक्टिसेस आ गए हैं, लाइक यूजिंग लाइक द यूज ऑफ बगास, थर्मोकोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो मतलब बेसिकली फूड इंडस्ट्री को फर्स्ट माइल, मिडिल माइल और लास्ट माइल में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट माइल जो मैंने आपको कहा, लास्ट माइल इज क्लोजर टू द कंज्यूमर। उसमें रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्यूएसआर होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो मॉल्स और वो सब में होते हैं। कैजुअल डाइनिंग होता है, फिर फाइन डाइनिंग होता है, रेस्टोरेंट्स विद इन होटल्स होते हैं, क्लाउड किचन्स होते हैं, कैफेटेरियाज विद इन योर कॉर्पोरेट पार्क्स होते हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स में फूड होता है। और मिडिल माइल इज एनीथिंग बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड द रेस्टोरेंट, जो इंक्लूड करता है वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, एम्बियंट लॉजिस्टिक्स, जो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री वो जो दिखता, मिडिल माइल कभी किसी को दिखता नहीं है, पर वो एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी इंडस्ट्री। और फिर ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड एग्रीगेटर्स जो आजकल जोमेटो, स्विगी है, जो हमारे लिए कंज्यूमर से ऑर्डर जनरेट करके रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर्स देते हैं और उनका ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। तो संकेत, इसका मतलब है कि जनरली जो हम फूड और बेवरेज सेक्टर के बारे में समझते हैं कि इट इज टू डू विद रेस्टोरेंट्स या फाइन डाइनिंग या कैफेज, उसके अलावा प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इसका काफी बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है। सो इनफैक्ट एक वेंडर्स की सर्वे के हिसाब से एवरेज इंडियन अपना 35% स्पेंड फूड पे करता है, आउट ऑफ विच 80% स्पेंड इज ऑन द फूड रिटेल इंडस्ट्री। तो उसमें एक D2C इंडस्ट्री है, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जो आज की डेट में बहुत बड़ी हो रही है। द इंडिया फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इज टाउटेड टू बी $1 trillion इंडस्ट्री बाय 2025। सो ये बहुत बड़ा, ये बियॉन्ड बियॉन्ड जस्ट रेस्टोरेंट्स है। जाहिर सी बात है, हमारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एक 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। कॉर्पोरेट केटरिंग इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। पर इसके अलावा जो बहुत बड़ा पार्ट है वो है फूड प्रोसेसिंग, पैकेज फूड और रिटेल। जो हम रिटेल में आता है फिर आपका जो रेगुलर आपके किरानास, कन्वेंशनल किराना वाले, फिर मॉडर्न ट्रेड जो बिग बाजार और हाइपर सिटी, रिलायंस रिटेल टाइप्स, और फिर ई टेल आता है जो बिग बास्केट, अमेजॉन पेंट्री टाइप्स। सो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। थैंक यू संकेत। तो मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो ये है कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेक्टर को देखें तो यूथ जो हमारे हैं उनके लिए इस सेक्टर में स्पेसिफिकली किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर वो ये सेक्टर एंटर करना चाहते हैं तो उससे पहले उनको ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो जरूर सोचनी चाहिए? सो आई थिंक पहले तो यूथ से ज्यादा हम आपके आपके हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस को आई थिंक कुछ स्टेप्स ग्रास रूट लेवल पे लेने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मोस्ट टॉप 7 सिटीज में यूथ जो काम करने आता है हमारी इंडस्ट्री में, वो यूपी, बिहार, शायद साउथ से काफी आते हैं। और वहां पे मेरे हिसाब से ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उन्हें लगता है कि हमें बॉम्बे जाके काम करना है तो वो शादी की केटरिंग में वेटर बन जाएंगे, या कोई रेस्टोरेंट में कुक का काम कर लेंगे, या यू नो व्हाटएवर हेल्पर का काम कर लेंगे। आई थिंक वो ग्रास रूट लेवल पे उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि फूड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट के बहुत बियॉन्ड है। और हमें ग्रास रूट लेवल पे वो स्टेप्स लेनी चाहिए कि
जैसे आईटीआई होता है जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दी जाती है, शायद कारपेंट्री सिखाया जाता है। ये फूड प्रोसेसिंग के हित इसे काफी ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। आज के डेट में काफी ऑटोमेशन आ गया है, तो जो बिल्कुल ही अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो आके फिर लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो उन्हें फिर मतलब शायद वेटर या हेल्पर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हम ये अनस्किल्ड लेबर को थोड़ा सा सेमी स्किल्ड बना दे, बेसिक आईओटी मशीन चलाना सिखा दे, तो ये उन्हें फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में एंट्री लेवल जॉब्स देने में काफी मदद करेगा, एंट्री और मिड लेवल जॉब्स देने में काफी मदद करेगा। और एट द सेम टाइम काफी सारे वहां से आके एंटरप्रेन्योर बनते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, कोई अपना शायद ठेला लगा लेते हैं या छोटी दुकान लगा लेते हैं। जाहिर सी बात है, अभी पैंडेमिक के बाद उसमें भी लोग काफी हाइजीन चाहेंगे। मतलब एज इंडियंस हम लोग कभी चाट खाना नहीं छोड़ने वाले, हम कभी वो स्ट्रीट फूड खाना छोड़ने नहीं वाले। पर जरूर अगर कोई स्ट्रीट फूड वेंडर थोड़ा सा हाइजीनिक हो जाए या कुछ थोड़ा सा मशीन ला दे या कुछ कर दे, तो डेफिनेटली हमारा खिंचाव उसकी तरफ ज्यादा होगा। सो अगर ये ट्रेन किया जा सकता है तो हमारा इंडस्ट्री मतलब यूथ के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज उभर के आ सकती है बाहर। तो इसका मतलब है कि यूथ को अपने आप को स्किल करना बहुत जरूरी है अगर उनको अपना करियर फूड और बेवरेज सेक्टर में बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर दैट संकेत। मेरा अगला सवाल आपसे ये चैलेंजेस जो हैं, अब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कोई चैलेंजेस ना होते हैं, और आपने अभी अपॉर्चुनिटीज की बात की, तो ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस हैं फूड और बेवरेज सेक्टर में जिसके बारे में कोई बताता नहीं है, कोई बात नहीं करता है? तो उनके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता पाए तो। तो हमारी ये जो फूड एफ बी सेक्टर है वो 93% अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अगली फ्रॉग है हमारी इंडस्ट्री में, जो कोई खाना नहीं चाहता है और उसको कार्पेट के नीचे डाल देते हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स दैट प्लेग आवर इंडस्ट्री आर स्टैंडर्डाइजेशन, वेस्टेज, पिल्फरेज। ये अक्सर बाहर के लोगों को लगता है कि फूड इंडस्ट्री में 300% मार्जिन है, पर ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ये हमारे इंडस्ट्री में 90% लोगों का पूरा मार्जिन लेके चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में अक्सर कोई बाहर बात नहीं करता है। वो इंडस्ट्री में आने के बाद खुद गैस के साथ हाथ जलाने के बाद समझ में आता है कि मतलब किसी सीनियर ने मुझे कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा आने का तरीका एक है, जाने के तरीके 11 है। तो वो 11 तरीके जो जाने के, वो हमें कोई बताता नहीं है, वो हमें खुद सीखना पड़ता है। और वो बहुत जरूरी है कि अभी जो एंटरप्रेन्योर्स को फूड इंडस्ट्री में आना है, उन्हें हम ये पहले से बताएं कि ये चीजें कैसे रोकी जा सकती है। राइट। तो अब चैलेंजेस जैसे आपने बताया कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस को जानने के बाद भी अगर कोई यूथ फूड और बेवरेज सेक्टर में आना चाहता है, तो मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग और फूड पैकेजिंग को ले लें और बड़े बड़े सेटअप्स हैं हमारे कंट्री में, तो किस तरह के एंट्री लेवल जॉब्स यूथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में? जैसे आपने राइटली कहा, तो इंडिया में करीब 40,000 प्लस रजिस्टर्ड फूड फैक्ट्रीज हैं। अनरजिस्टर्ड तो मेरे को नहीं लगता आप और मैं अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि केटरिंग इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की है और काफी अनऑर्गेनाइज है। जाहिर सी बात है, काफी सारे इंस्टीट्यूशनल किचन है। इंस्टीट्यूशनल किचन से मेरा मतलब है 3,000 प्लस स्क्वायर फीट वाले किचन। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशनल किचन है जो खाना बल्क में बना सकते हैं। तो अगर आप यूएस यूरोप में देखो तो वहां पे ऑलरेडी ये ट्रेंड है, जहाँ पे यूजुअली खाना कॉमिजरीज और इंस्टीट्यूशनल किचन बनाते हैं बल्क में, और वो लोग छोटे किचन उनसे खरीदते हैं और वो लोग वहां पे असेंबल करके बेचते हैं। तो ये ट्रेंड इंडिया में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे खाना बहुत ज्यादा हाइजीनिक तरीके से और काफी फसाई स्टैंडर्ड्स को नजर में रखते हुए बन सकता है, क्योंकि बल्क में बनेगा। और इससे बाय डिफॉल्ट एंड कंज्यूमर को ज्यादा ज्यादा हाइजीनिक और बेटर खाना मिल सकता है। तो ये चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यूथ को फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के बारे में
ज्यादा नॉलेज मिले। और उसमें एंट्री लेवल जॉब्स तो शायद अनस्किल्ड से ही चालू होगी। प्रोबेबली वहां पे भी जाके वो चालू तो उसी से करेंगे कि प्रोबेबली बाजी काटना और जो भी ऑड जॉब्स करना। बट वो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज पे भी बहुत मैटर करेगा कि वो लोग वहां पे कुछ प्रोग्राम्स रखे टू अपस्किल द लेबर्स। क्योंकि अगर उन्हीं में से कोई आप कोई मतलब लाइक दिस है कि अगर आप बंदे को फिश दोगे वो एक दिन खाएगा। अगर आप उसको इफ यू टीच हिम टू फिश ही विल he will be able to feed himself forever. So if you can kind of make an unskilled labor a semi skilled labor, वो उसकी लॉयल्टी शायद आपकी कंपनी से 20 साल की हो जाएगी। जहाँ की अगर वो अनस्किल्ड ही रहेगा तो हमने हमारी इंडस्ट्री में देखा है कि शायद 500 रुपए इंक्रीमेंट के लिए भी स्टाफ छोड़ के चले जाता है। सो वो एक्चुअली वो फूड प्रोसेसिंग ओनर्स समझते नहीं है। वो एक्चुअली उनके लिए भी विन विन है उनको अपस्किल करना। राइट। सो मेरा जो अगला सवाल है संकेत, वो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो हमारे यूथ अलग अलग कोनों से, मतलब हम ये शो हमारे 6 से 7 स्टेट्स में हमारे यूथ देखते हैं, और बहुत सारे यूथ जो छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं, और जैसे हम जानते हैं हमारे अपने खुद के ट्रेडिशनल इतने सारे फूड प्रोसेसिंग के काम है, जैसे अचार बनाना या चटनी बनाना। जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई यूथ अपना ट्रेडिशनल कोई भी खाना ले करके और अपना खुद का कुछ एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मेरे हिसाब से पहले तो यूथ को ये देखना चाहिए कि वो जो स्टेट से आ रहा है, हमारे इंडिया में हर स्टेट में उसका कुछ स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स है और सीजनल और लोकल स्पेशलिटीज है। तो क्या उसको वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यूपी से जो लोग आते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा शुगर केन उगता है। और शुगर केन से आप जनरली जैगरी बनाते हो और वो यूपी में शायद 12-13 रुपए 14 रुपए किलो से बिकता है, जबकि वो बॉम्बे आते आते शायद 90 रुपए किलो का हो जाता है। अब वही जैगरी को बॉम्बे में लाके बॉम्बे के एंटरप्रेन्योर्स उसमें आजकल वो फ्लेवर्ड जैगरी बना रहे हैं, जैगरी क्यूब्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं। और वो उसी को वो शायद 250-300 रुपए किलो से बेच रहे हैं। तो ये माइंडसेट क्या यूपी में आ सकता, क्या उसे शिफ्ट होना जरूरी भी है? क्या वो अपने फैमिली के साथ रह के वहां पे जो शुगर केन उसके यूपी में उग रहा है वो वहां पे ही उसको कुछ करके बना के फिर वो फ्लेवर्ड जैगरी क्यूब्स वो बॉम्बे बेच सकता है? या या ये हो सकता है कि जो साउथ से काफी बंदे आते हैं बॉम्बे ये सपना देख के कि हम यहाँ पे आके काम करेंगे, क्या वहाँ की कुछ स्पेशलिटीज, आई मीन इडली इडली सांबर तो पूरे इंडिया का भी ब्रेकफास्ट हो गया, वो साउथ का तो रहा नहीं है। पर अगर वहाँ का हम स्पेशलिटी की बात करें या शायद हिमाचल की स्पेशलिटी की बात करें या कुल इंडिया में मेरे हिसाब से हर 100 किलोमीटर में कोई एक स्पेशलिटी है। तो अगर वो स्पेशलिटी लाके अगर वो बंदा सिटी में कुछ चालू करता है, स्पेशलिटी क्विजीन चालू करता है, तो मेरे हिसाब से बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फॉर्चुनेटली इंडिया का एक अच्छा है कि हमारे पास 130 करोड़ कंज्यूमर्स है। पर आप अगर प्रॉब्लम है कि सब लोग सब जाके वो हर्ड मेंटालिटी बहुत है। सब लोग अगर बॉम्बे में आएंगे तो सबको वड़ा पाव ही बेचना है, सब लोग को समोसा ही बेचना है। किसी को ये नहीं सोचता है कि चलो मैं बिहार से लिट्टी चोखा लाके बेच दूं, या मैं पता नहीं यूपी से और कुछ लाके बेच दूं, या मैं कर्नाटका से कुछ और लाके बेच दूं। तो उनको लगता है कि तो उसमें क्या होता है कि वही पर्टिकुलर कंज्यूमर को ही वो लोग खाना चाहते हैं और उसकी वजह से वो कम होता है। तो ये कुछ चीजें उनको माइंड में रखनी चाहिए कि क्या पहले तो हम हमारे खुद की सिटी में कुछ कर सकते हैं, दूसरा क्या हम हमारी सिटी की स्पेशलिटी बड़े सिटी में लेके जा सकते हैं। और ये दो चीजें अगर माइंड में रखेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉफिटेबल छोटा बिजनेस खोल पाएंगे वो लोग। तो संकेत, आपने कहा कि अपने हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, राइट? एंड उसमें से आधे फीमेल्स हैं। तो इस सेक्टर में, फूड एंड बेवरेज सेक्टर में, महिलाओं के लिए और खासतौर पे ऑल्सो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? मेरे हिसाब से ये
क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। आई मीन दिस इज, ये इंडिया में पूछा जाता है, पर महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? ऐसा क्या चीज है जो महिला महिला ये नहीं कर सकती है, जो मेल्स कर लेते हैं? इनफैक्ट आई थिंक स्पेशली अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फीमेल्स कैन डू मच मोर देन व्हाट द मेल्स कैन डू। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज पुरुषों के लिए है, उससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई थिंक महिलाओं के लिए है। चाहे वो इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल टी पिकिंग है, वो तो आई थिंक महिला ही करती है, वो पुरुष नहीं करते। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफी नाजुक काम होते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं होता है, वो खाली महिला ही कर सकती है, वो तो पुरुष करते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। वो एक माइंडसेट दिया गया है कि जहाँ बल्क कुकिंग आ जाती है वो पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती है। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई ये लॉजिकल क्यों है, क्योंकि पुरुष थोड़ी ना 100 लोगों का भाजी काट के खाना बनाता है, वहां पे भी कोई 3 लोग उसको भाजी काट के देते तब वो बनाता है, तो वो सेम चीज महिला भी कर सकती है। हाँ, बात आए अगर डिसेबिलिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटी एंड इनफैक्ट मैंने आजकल काफी क्यूएसआर में देखा है कि वो लोग ट्रांसजेंडर्स को भी जॉब दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये ये अपॉर्चुनिटीज क्यूएसआर ने क्रिएट करनी चाहिए। जो उनको अगर उनको कुछ साइन लैंग्वेज, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स अभी निकले हैं बॉम्बे में, जो साइन लैंग्वेजेस सिखा के उनको म्यूट, डेफ एंड म्यूट लोगों को उन्होंने वेटर्स का काम दिया हुआ है, ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने हेल्पर्स का काम दिया हुआ है। ये अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग ही रास्ते पे ट्रांसजेंडर्स को बोलते हैं और बोलते हैं ये लोग कुछ काम क्यों नहीं करते, और हम ही उन्हें काम नहीं देते। तो वो हमारा थोड़ा दोगलापन है। तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी वाला जो इंसान है, उसका कोई एक लिम्ब खराब है, बाकी तो 200 200 बोन्स तो ठीक ही है। तो अगर वो यूज कर सकते हैं तो उन्हें काम देना जरूरी है। तो आई थिंक वहां पे फूड प्रोसेसिंग से लेके रेस्टोरेंट्स तक हर जगह पे ये बदलाव आना बहुत जरूरी है। थैंक यू संकेत, आपने बहुत इंस्पायरिंग बात कही है कि हम उन्हें बोलते हैं सड़क पर देख करके कि ये कुछ करते नहीं, लेकिन हम खुद ही उन्हें काम नहीं देते। और आई थिंक हम सबको अपना थोड़ा सोच को बदलना पड़ेगा कि कैसे हम अपने काम को और अपने सेटअप्स को थोड़ा और इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो जो मेरा जी। लास्ट सेगमेंट है संकेत, वो है मिथ बस्टिंग की तरफ। और आई एम श्योर जैसे हर सेक्टर में कोई ना कोई मिथ जरूर होता है, फूड और बेवरेज सेक्टर में भी जरूर होंगे। तो ऐसे कौन से 2 या 3 प्रोमिनेंट मिथ हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है या समझते हैं कि ये सच्चाई है? सबसे पहला मिथ तो है इंडस्ट्री में आने के पहले कि फूड इंडस्ट्री में 300% मार्जिन है, जो जो बिल्कुल नहीं है। दूसरा दूसरा मिथ ये है कि इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, तो आप फूड खाने का धंधा खोल लो, वो तो बिकना ही बिकना है। जरूर है, मतलब इंडिया में हम सब, लाइक आई टोल्ड यू, वी ऑल लिव टू ईट रादर देन ईट टू लिव, सब खाते हैं। बट हमें ये भी माइंड में रखना है कि इंडिया में 130 करोड़ में से शायद 50-60% लोग बाहर खाना रोज अफोर्ड कर नहीं सकते। वो लोग डेफिनेटली किराने की दुकान से किराना लेके घर पे बनाएंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि सब रेस्टोरेंट्स चलेंगे। तो वो बहुत यहाँ पे फेलियर रेट बहुत ज्यादा है हमारी इंडस्ट्री में, ये कोई बताता नहीं है। ऑब्वियसली अच्छी बात है कि हम सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, पर कभी कभी वो थोड़ा फेलियर, मतलब इंसान को कोई भी इंडस्ट्री में आने के पहले सच्चाई से वाकिफ होना जरूरी है। जैसे हाँ, मैं ये बहुत जरूर बोलता हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये बहुत उल्टा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये मुझे थोड़ा सा स्टूपिड लगता है कि मीडिया खाली वो फार्मर सुसाइड्स और ये सब दिखाते हैं, लोन नहीं भरे। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे वेल टू डू फार्मर्स भी है, उन्हें भी दिखाना चाहिए। हमारा इंडिया इज अ वेरी एग्रीकल्चर प्रोन इंडस्ट्री, जिसमें और यूथ को प्रोत्साहित करना चाहिए फार्मिंग करने की तरफ, जो आजकल थोड़ा स्टेप्स लिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तीसरा आई थिंक बहुत बड़ा एक मिथ है फूड प्रोसेसिंग को लेके, कि इंडिया में लगता है कि कुछ भी अगर फूड का 12 महीना शेल्फ लाइफ है, 6 महीना शेल्फ लाइफ है, तो इसमें प्रेजर्वेटिव्स है, जो बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट हमारा जो फ्रोजन फूड है, इट इज बेटर देन द सो कॉल्ड फ्रेश फूड दैट वी कॉल। मैक्सिमम बैक्टीरिया फूड को 5 डिग्री और 65 डिग्रीज में अफेक्ट करता है।
तो हम जो खाना, आप जब ऑफिस जाते हो तो आप घर से बना के लेके जाते हो और फिर आप शायद 5 घंटे बाद लंच में खाते हो, उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं और कुछ बैड भी होते हैं। इनफैक्ट फ्रोजन का ये होता है कि खाना जब गैस से उतरता है उसको विद इन 3 आवर्स वो आप -40 पे लेके जाके -18 पे मेंटेन करते हो, और बिलो 5 डिग्रीज मैक्सिमम बैक्टीरियल एक्टिविटीज स्टॉप एग्जिस्टिंग। तो वो खाना उल्टा सबसे सेफ होता है, क्योंकि जब आपको खाना होता है आप उसको थॉ करके हीट करके आप खाते हो। तो वो हमारे इनफैक्ट वेदास में भी लिखा गया था कि खाना चूल्हे से उतर के विद इन 40 मिनट्स खाना चाहिए। उन्होंने तब कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया था, पर रीजन ये था कि 40 मिनट में वो 65 डिग्री के नीचे आ जाता है, तो उसके पहले वो कंज्यूम करना चाहिए। आज अभी हमारे लिए वो तो पॉसिबल नहीं है कि जब खाना है तो आप बनाओ और खाओ। तो उसके लिए हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज है, ये टेक्नोलॉजीज का अच्छे से यूज होना चाहिए और उनको उनका गलत मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए मार्केट में। उल्टा उसको एडुकेट करना शायद मेरे हिसाब से कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी काम है कि educate people about the importance of frozen food or these kind of technologies, which which are actually much better than bad for the industry and the people. So I think these are the 3 myths of the industry. आपने तो बहुत सारे मेरे खुद के मिथ्स बस्ट कर दिए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। संकेत, अब हम चलेंगे So, अपने कुछ आखिरी सवालों पर, और उसमें से एक ये है कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं या ट्रेनिंग्स हैं जो यूथ कर सकते हैं अगर उनको फूड और बेवरेज सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो? मेरे हिसाब से ये आज के डेट में तो सबसे बड़ा टीचर जिसके लिए कोई नहीं है गूगल है, और वो हर भाषा में आता है। तो पहले तो वहां से जो इसकी इच्छा है वो उसे करना चाहिए। फिर मैंने देखा है कि कुछ कंपनीज है अभी जो आई है, जैसे एक टैगटेस्ट करके कंपनी है दिल्ली में, वो काफी उम्दा काम कर रही है ये इंडस्ट्री में। जो स्कूल्स में जाके वो लोगों को फूड सेंसरी वैल्यूएशन ये सब के बारे में ट्रेन कर रही है। प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे एजुकेशन में करवाना बहुत जरूरी है कि ये सारे कोर्सेज कॉलेज लेवल से आना चालू हो जाए, तो जिसका जो इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से वो कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज जो बोलते हैं वो ले ले और वो करे। आई एम श्योर कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे ITI टाइप्स जो फूड के बारे में देते होंगे, पर मेरे हिसाब से काफी ढूंढना पड़ता है उनके बारे में। बाकी होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज तो है ही है, फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज तो है ही है, पर हाँ, वो आपके और मेरे जैसे लोगों को उसके बारे में पता रहता है, पर जिन्हें एक्चुअली पता होना चाहिए वो उन तक ये बात पहुंचे, वो उसके लिए हमें कुछ, वो आपको और मेरे जैसे लोगों को स्टेप्स लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच संकेत। और अब आज का मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ऐसी एक वन लाइन एडवाइस फॉर द यूथ हु इज वाचिंग आवर शो, जिससे कि सुन करके उनको और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल सके अपने लिए ये चॉइस बनाने के लिए। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग मतलब अपना जो, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो थिंक मिशन बैकवर्ड्स नॉट रिसोर्स फॉरवर्ड। सो मतलब अपना जो एंड गोल है आप उससे बैकवर्ड काम कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं मेरे गांव से 1,000 रुपए लेके निकला हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अगर आप एक वो दृश्य, आई मीन हिंदी में शायद मेरे को मतलब आप एक मिशन गोल लेके निकलेंगे तो आई एम श्योर यू विल फाइंड वेज टू अचीव इट। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिशन बैकवर्ड सोचिए, रिसोर्स फॉरवर्ड मत सोचिए। थैंक यू सो मच संकेत फॉर योर टाइम एंड टॉकिंग टू अस, और अपनी बात हमारे यूथ तक पहुंचाने के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, and थैंक यू पारुल। hopefully this information is very very useful for the young people who are watching our show. So thank you and have a good day. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पारुल, थैंक यू। संकेत से बात करके हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली है। फूड एंड बेवरेज सेक्टर में काम करने के लिए आप ये कुछ कोर्सेज जरूर परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि BSc इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन विद डायटीटिक्स, BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि न्यूट्रिशन, फूड और बेवरेज सर्विसेज, डायटेटिक्स,
हॉस्पिटल फूड सर्विस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सर्विस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है। ये था आज का हमारा सच होंगे सपने का शो। अब आपकी चैट पर एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा। इस फॉर्म को भरकर आप फूड और बेवरेज सेक्टर से जुड़े हुए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे करियर गाइड्स आपको फोन कर कर आपके इन सवालों के जवाब देंगे और इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी जानकारी देंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज और लिंक्स को देखना ना भूलें। इनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। तब तक अपना ख्याल रखें।